नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं और सुबह के 9 बज चुके हैं। और सुबह के 9 बजे का जो समय है वो है आपका डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस का। डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस, जहां हम लोग देश विदेश के समाचारों का संकलन लेकर उपस्थित हो जाते हैं और जिसके माध्यम से मेरा पूरा प्रयास ये होता है कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स हो, चाहे मुख्य परीक्षा मेंस हो, उन सभी में, चाहे आपका साक्षात्कार इंटरव्यू का सेशन हो, हर जगह जो है इस क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लासेस को, है ना, कि हम लोग इस क्लासेस को स्टार्ट करें। फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आकर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को। और सुषमा, गुड मॉर्निंग। प्रीति, सूर्य, गुड मॉर्निंग। तो इस क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला न्यूज क्या है। सबसे पहले न्यूज पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, देखते हैं पहला न्यूज क्या है। तो दोस्तों पहला न्यूज जो है वो बीबीसी से लिया हुआ है, बीबीसी से लिया हुआ न्यूज है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजेक्ट केनिया केस इन सोमालिया मैरीटाइम बॉर्डर रो। ठीक है दोस्तों, इस पे बहुत पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि केनिया और सोमालिया के बीच में जो है वो हिंद महासागर में सीमा विवाद को लेकर वो जो है तनातनी जो है वो लगी हुई है। इस पर हम लोगों ने बात किया था। आज उसी क्रम में आगे का जो है, ठीक है ना, इसमें देखें कि हाल फिलहाल में क्या ऐसी घटना हुई है जिसके चलते ये समाचार जो है वो सुर्खियों में आ चुका है। और ये समाचार जो सुर्खियों में आया है वो कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकता है, कैसे आपके लिए यहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए इस को समझें, इस मामले को। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि सोमालिया के साथ जो है केनिया का लंबे समय से क्या है, समुद्री सीमा विवाद जो है वो चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक जो है इस पर जो है वो फैसला आ सकता है, जिससे केनिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया है। केनिया ने क्या कहा है, इस पर क्यों मानने से इनकार कर दिया है, अगर इस पर हम बात करें तो केनिया कह रहा है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है और एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते केनिया के बिना स्पष्ट सहमति के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अधीन वो कार्य नहीं कर सकता है या उसके फैसले को नहीं मान सकता है। पूरा का पूरा मामला क्या है, इस मामले को अगर हम देखें दोस्तों तो अभी हम लोग मैप के माध्यम से हम देख लें कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये केनिया आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके स्क्रीन पर आपको सोमालिया दिख रहा है। ठीक है ना, दोनों की आपको सीमा नजर आ रही है और इधर आपको पूर्व की दिशा में आप देख रहे हैं तो आपको इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर जो है आपको दिख रहा है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप शेयर कर सकते हैं। ये आपको इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर आपको नजर आ रहा है ना। ये सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, केनिया की राजधानी नैरोबी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और भी यहां से समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी और भी मामले को समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा जब हम वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, जब हम अफ्रीका के इस मैप को देख रहे हैं, ठीक है, तो अफ्रीका के इस मैप को देख रहे हैं, चलिए ये आप देख लीजिए। यहाँ ये अफ्रीका का मैप और इफ अफ्रीका के मैप में ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ आपको सोमालिया और केनिया नजर आएंगे। केनिया के उत्तर में हम चलेंगे तो आपको एक देश नजर आएगा, वो होगा इथोपिया। सोमालिया के पश्चिम में क्या है, इथोपिया, और केनिया के उत्तर में क्या है, इथोपिया। केनिया के पश्चिम में चलेंगे तो युगांडा और केनिया के दक्षिण में चलेंगे तो तंजानिया। ठीक है, तो ये आप लोग मैप के माध्यम से इस चीज को भी समझ सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब सोमालिया और केनिया के बीच में अगर हम बात करें तो सोमालिया क्या कह रहा है, सोमालिया क्या कह रहा है कि जो जिस प्रकार से इसकी सीमा रेखा आपको नजर आ रही है ना, सोमालिया कह रहा है कि मेरी जो सीमा रेखा है, ठीक है ना, जो केनिया के साथ लगती है वो दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हिंद महासागर में मेरा जो क्षेत्र होगा वो दक्षिण पूर्व दिशा को लेते हुए ये पूरा एरिया होगा। ठीक है, केनिया क्या कह रहा है कि इनकी जो दिशा यहां हो गई है, यहां से ये क्या हो जाएंगे, प्लेन इस टाइप से हो जाएंगे। और ये कह रहा है कि केनिया जो कह रहा है कि सोमालिया की सीमा रेखा जो है वो दक्षिण पूर्व लेकर ना होगा, ये कहां से होगा, यहीं से पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का जो ये आपको त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल क्षेत्र दिख रहा है, जो सोमालिया और केनिया के बीच का, ठीक है ना,
ये ट्रायंगल क्षेत्र जो है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्यूटेड एरिया कह रहे हैं, यही विवादित क्षेत्र है। और इसी विवादित क्षेत्र को लेकर सोमालिया और केनिया के बीच में जो है वो विवाद छिड़ा हुआ है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं केनिया मैरीटाइम बॉर्डर, केनिया कह रहा है कि ये जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर है, सोमालिया कह रहा है कि नहीं ये मैरीटाइम बॉर्डर है, समुद्री सीमा है। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसको लेकर क्या है, दोनों देशों के बीच में विवाद हमें देखने को मिल रहा है। दोनों देश जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पहुंचा हुआ है। ठीक है, जिस पर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है वो आने वाला है। ठीक है, प्रांजुल और विकास कुमार पटेल, स्वागत। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैप से आप मामले को समझ रहे होंगे, लेकिन हम लोग अब इसके अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करूं, है ना। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना सभी को? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा मामला है, ठीक है ना। तो संबंधित प्रकरण क्या है, तो केनिया क्या कह रहा है, केनिया और सोमालिया दोनों पड़ोसी देशों के मध्य जो है वो असहमति का मुख्य बिंदु क्या है, हिंद महासागर में उनकी समुद्री सीमा में विस्तार की दिशा से संबंधित है। ठीक है, सोमालिया के अनुसार हिंद महासागर की समुद्री सीमा का जो विस्तार है उसी दिशा में होना चाहिए, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए, जिस दिशा में उसकी स्थलीय सीमा का विस्तार है, जैसा कि हमने मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश की। और केनिया क्या कह रहा है, केनिया कह रहा है कि समुद्र की ओर पहुंचने में दक्षिण पूर्व स्थलीय सीमा में 45 डिग्री का जो है वो मोड़ आ जा रहा है। तो इसके लिए जो इनका विस्तार होना चाहिए वो अक्षांशीय दिशा में भूमध्य रेखा के समानांतर होना चाहिए। और ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया था जिस पे हमने बात किया। अब ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत अगर हम देखेंगे तो अगर ये जो केनिया अपना पक्ष दे रहा है, अगर इस व्यवस्था के तहत देखेंगे तो केनिया को क्या हो जाएगा, केनिया को ज्यादा जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो सीमा विवाद का क्षेत्र है दोनों के समुद्री सीमा को लेकर, ठीक है, तो इसमें केनिया को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अब दोस्तों केनिया की जो सीमा रेखा अगर हम बात करें, फिर से अगर हम इस मैप को देखें तो केनिया का जो सीमा रेखा है, जो समुद्री रेखा है, ये मात्र 536 किलोमीटर है। कितना है, 536 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें तो सोमालिया का अगर हम ये समुद्री सीमा देखें तो 3333 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि सोमालिया के पास जो आपको भूमि नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, ज्यादा भूमि नजर आ रही है। और केनिया के पास जो समुद्री सीमा है वो क्या है, कम है। अब इस समुद्री सीमा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके पीछे कारण क्या है, क्या इस समुद्री सीमा का महत्व है, क्यों ये आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो विवादित सीमा है, अगर इसके बात करें तो ये लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो कि आपका डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ये समुद्री भंडार से भरपूर क्षेत्र है, यानी कि यहां अगर हम बात करें तो तेल और गैस के क्या हैं, बहुत अधिक भंडार जो है वो पाए जा रहे हैं। इसलिए दोनों देश जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में आपस में हमें विवाद देखने को मिल रहा है। तो विवाद कहां पहुंचा है, विवाद पहुंचा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब ये बात, प्रश्न ये उठता है कि सर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है क्या। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 यानी कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1946 अप्रैल से इसने अपना काम करना जो है वो शुरू कर दिया था। कब से, अप्रैल 1946 से जो है ये एक्टिव हो गया था, अपना काम करने लग गया था। ठीक है ना। अब ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक न्यायिक अंग है, तथा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, ठीक है ना, हैग नीदरलैंड के पीस पैलेस में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 जो प्रमुख संस्थान के विपरीत जो है एकमात्र ऐसा संस्थान है, ठीक है ना, जो कि न्यूयॉर्क में नहीं है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के बाकी सारे संस्थान कहां आपको देखने को मिलेंगे, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये संस्थान आपको कहां देखने को मिल रहा है, ये आपको नीदरलैंड के हेग में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो है, जो कि आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका लोगो आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप क्या कर सकते हैं,
ले सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब जैसे कि भारत का जब हम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि आंख के ऊपर पट्टी बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहां भी आप देखिए कि यहाँ आंख के ऊपर पट्टी तो नहीं है, सर के ऊपर पट्टी है, तराजू लेकिन इनके भी हाथ में आपको नजर आ रहा होगा, है ना। तराजू जो है वो न्याय का प्रतीक है, ठीक है, कि न्याय करते हुए नजर आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो विभिन्न राष्ट्रों की, इसका कार्य क्या है दोस्तों, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है वो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो भी कानूनी विवाद होते हैं उन कानूनी विवादों का निपटारा करने के लिए जो है ये अधिकृत संयुक्त राष्ट्र तथा विशेष एजेंसियों में के द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्या करती है, सलाह देती है। इसकी संरचना कैसे हुई है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर हम बात करें तो 15 न्यायाधीश जो है होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ये दोनों संस्थाएं जो हैं एक समय पर लेकिन अलग अलग जो है वो मतदान जो है वो करती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो न्यायाधीश के रूप में जो भी निर्वाचित होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को क्या होना होता है, दोनों संस्थाओं में पूर्ण बहुमत जो है वो प्राप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात और भी करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय की कुल संख्या में 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 3 साल के लिए जो है वो चुने जाते हैं, और ये सदस्य जो हैं वो न्यायाधीश के लिए पुनः चुने जाने के पात्र भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए जो दोस्तों अगर हम बात करें तो एक रजिस्ट्री यानी कि एक लेखागार होता है, जो कि उसकी स्थायी प्रशासनिक सचिवालय के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, और अंग्रेजी में इसे और फ्रेंच में इसकी अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसकी आधिकारिक जो है वो भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 न्यायाधीश हैं वो किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, तो अफ्रीका से जो है वो 3 चुने जाते हैं, है ना। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से जो है वो 2 चुने जाते हैं, एशिया से जो है वो 3 चुने जाते हैं, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से जो है वो 5 चुने जाते हैं, पूर्वी यूरोप से जो है वो 2 चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब ये जो न्यायाधीश है इनकी स्वतंत्रता के ऊपर बात करें तो इनकी स्वतंत्रता क्या होती है दोस्तों, तो ये जो न्यायाधीश हैं ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के अन्य निकायों के विपरीत जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। न्यायालय के सदस्य जो हैं वो स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं, और अपने कर्तव्यों के शपथ लेने से पूर्व जिनका पहला काम क्या होता है कि खुली अदालत में इस बात की घोषणा करना होता है कि वो अपनी शक्तियों का निष्पक्षता से और शुद्ध अंतःकरण से उपयोग करेंगे। ठीक है, इनका आधिकारिक क्षेत्र और इनके कार्य क्या होते हैं दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दोहरे अधिकार क्षेत्र सहित विश्व न्यायालय के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी कि देशों के मध्य कोई भी अगर आपका कानूनी विवाद हो, ठीक है ना, तो उन कानूनी विवादों का निपटारा करना, जिनके लिए पक्षकार देशों के द्वारा अदालत में लाया जाता है, तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उसके लिए निर्दिष्ट किए गए कानूनी प्रश्नों पर सलाह प्रदान करना इसका कार्य है। केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिनियम के जो पक्षकार देश हैं अथवा विशेष शर्तों के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार करने वाले देश के निपटान हेतु जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो पक्षकार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय है दोस्तों वो अंतिम और पक्षकारी देशों के लिए क्या है, बाध्यकारी होता है, और इसके फैसले के खिलाफ कहीं भी न्याय आपका जो अपील है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये पहला न्यूज था दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर था, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से था, और उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज जो है वो आपको पसंद आया होगा, है ना। पहला न्यूज था आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अगला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, पीआईबी इसका सोर्स है, पीआईबी से लिया हुआ न्यूज है ये, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है ना, पीआईबी इसका सोर्स है, और फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, है ना। फटाफट सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलें अगला न्यूज।
तो अगला न्यूज है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से लिया हुआ न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कहाँ? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। न्यूज क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री परषोत्तम रूपाला लॉन्चेस ए नेशनल वाइड रिवर रैंचिंग प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश टुडे। ठीक है। NVDF has sanctioned a total budget of rupees 2.81 crore to ranch 97.16 lakhs finger links to state as a part of Action Plan 2021 प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। ठीक है ना। तो नदी जीव पालन कार्यक्रम क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, रिवर रेंचिंग प्रोग्राम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पीआईबी से न्यूज है और पीआईबी के इस न्यूज में हमने क्या देखा कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा क्या है उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रव्यापी जो है वो नदी जीव पालन कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई है। और ये कार्यक्रम जो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसे अन्य 4 राज्यों ने भी इस प्रोग्राम में जो है वो भाग लिया है। उत्तर प्रदेश के साथ इन जगह भी जो है ये प्रोग्राम जो है वो शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, तिगरी, मेरठ, बिजनौर जैसे जो स्थान है इसमें 3 लाख मछलियों के बच्चों का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर नदी जीव पालन या रिवर रैंचिंग प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है। तो दोस्तों नदी जीव पालन या रिवर रैंचिंग जो है वो आपका जलीय कृषि या मत्स्य पालन का एक क्या है, एक्वाकल्चर का क्या है, एक रूप है जिसमें मछली की प्रजातियों को, जैसे कि मछली की प्रजाति कौन सी, जैसे कि मान लीजिए कि मछली की प्रजाति हो गई सामन जिसको कि हम सैल्मन मछली कहते हैं, उनके जीवन के पहले चरण में क्या किया जाता है, उसे किसी कृत्रिम या प्राकृतिक जलीय स्थल पर सुरक्षित कैद किया जाता है जिससे कि वो क्या कर सके, उनका विकास जो है वो सही से हो सके। ईशान गुड मॉर्निंग। इसके बाद मछली के बच्चों को जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाने पे उनको क्या किया जाता है, समुद्र में या नदी में स्वतंत्र जल में छोड़ दिया जाता है। जब ये मछलियां वयस्क होने पर समुद्र के मीठे पानी में या मूल स्थान पर जब अपना अंडे देने के लिए आती हैं तो फिर से इन्हें क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है, इस पूरे प्रोसेस को नदिया जीव पालन या रिवर रैंचिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये जो नदीय जीव पालन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्या है, तो ये कार्यक्रम दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है वो स्थलीय और जलीय क्षेत्रों के उत्पादिता में क्या करने के लिए, विस्तार करने के लिए, गहन विविधीकरण के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इस गतिविधि की शुरुआत की गई है। आपके स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा होगा 20,000 करोड़ फिशर्समैन। ठीक है। 20,000 करोड़ फॉर फिशर्समैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो आपको दिख रहा है। ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है ये सोर्स लिया गया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सोर्स है। अब इसके अंतर्गत क्या है, क्रिटिकल गैप्स इन फिशरीज वैल्यू चेन, गवर्नमेंट विल लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मैराइन एंड इनलैंड फिशरीज। ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है ना। 11,000 करोड़ फॉर एक्टिविटीज इन मैराइन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, 9,000 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन एंड मार्केट। केज कल्चर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि मछली को क्या करना है, एक जगह जो है वो इकट्ठा करने के बारे में जो बात की जा रही थी। ठीक है ना। केज कल्चर, सी वीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिशरीज एल्वेज न्यू फिशिंग वेसल्स। ठीक है। लेबोरेटरी नेटवर्क्स विल बी की एक्टिविटीज included in this. Provisions of ban create support to fishermen during the period of fishing not permitted. Personal and boat insurance will lead to additional fish production of 70 lakh tons over 5 years. Employment to over 55 lakh person. Double export to 1 lakh crore. Focus on inland, Himalayan state and north state aspirational district. जो भी आकांक्षी जिले हैं आपके, कहाँ के, हिमालयन स्टेट हैं, जो हिमालय के क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, इन सारे क्षेत्रों में भी मछली के इसके मतलब
कुल मिला के इसके उत्पादन को बढ़ाना है। और कुल मिला के ये है कि 20,000 करोड़ के आसपास जो फिशर्स में करोड़ रुपए जो हैं वो किसके लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो मछुआरे हैं उनके लिए प्रदान करने की बात की जा रही है। और उसके अंतर्गत ये सारे चीजें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ क्या करें, बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो ये योजना है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगा, कौन सी एजेंसी इसको चलाएगी, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केंद्रीय घटक के रूप में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद जो है वो इसकी नोडल एजेंसी होगी जो कि इसको ऑपरेट करेगी। अब इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, तो दोस्तों हम देख के आ रहे हैं कि मानवीय आबादी में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन की आवश्यकता है, ठीक है। और प्रोटीन की जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मछली जो है एक, अगर हम बात करें तो एक अच्छा सोर्स है। तो मछली की मांग में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, तो इस मांग को पूर्ति करने के लिए जो है ये कार्यक्रम जो है वो एक प्रकार से आवश्यक है, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो किफायती, और ये जो प्रोग्राम है मछली जो है वो क्या है, पर्यावरण हितैषी है, किफायती है, ठीक है ना। और मत्स्य संसाधनों का जो सतत उपयोग है और संरक्षण को जो है इसके माध्यम से बढ़ावा देना है, जो कि समय की मांग जो है अब बन चुकी है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये नदी जीव पालन कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम दोस्तों संवहनीय मत्स्य पालन, आवास क्षरण में कमी, जैव विविधता का संरक्षण, सामाजिक आर्थिक लाभों को अधिकतम और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को क्या करना है, आकलन करने में जो है वो सहायक होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये नदीय जीव पालन कार्यक्रम पारंपरिक मत्स्य पालन, पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता और अंतर्देशीय समुदाय का व्यापार और सामाजिक सुरक्षा उन्नयन में भी सुरक्षा देगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है जिसके तहत इस पर पूरा का पूरा जो है पूरा प्लान किया गया है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र पर केंद्रित जो है एक विकास के लिए एक योजना है। और इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के दौरान हम क्या देखें कि सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के कार्यान्वित किए जाने वाली जो योजना है, जिसमें अनुमानित रूप से 20,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की जा रही है। यह योजना समुद्री, अंतर्देशीय पालन और जलीय कृषि के लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों पर जो है वो केंद्रित है। और इस योजना की अगर हम बात करें तो ये क्लस्टर अथवा क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए मत्स्य क्षेत्रों में जो है इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली के उत्पादन में वृद्धि करना, 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक करना, मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुनी करना, पैदावार के बाद जो नुकसान है उस नुकसान को 20 से 25% से घटाकर, जो अभी नुकसान हो रहा है मछुआरों को, ठीक है, उस नुकसान को 20 से 25% से घटाकर 10% तक लाना। और मत्स्य पालन क्षेत्र में जो भी सहायक गतिविधियां हैं वहां 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का निर्माण करना या रोजगार के अवसर को पैदा करना, ये इसका पूरा लक्ष्य, ठीक है। अगला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर साइंस टेक का न्यूज है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है जो कि आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा। आइए हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो न्यूज है इस पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। न्यूज क्या है, नासा का लूसी मिशन जा रहा है। तो नासा एस्ट्रॉयड स्पेसक्राफ्ट लूसी लॉन्चेस दिस वीक एन एम्बिशियस 12 ईयर मिशन। 12 साल का नासा जो है एक लूसी मिशन जो है वो अंतरिक्ष में भेज रहा है, ठीक है, जो कि अगले महीने जो है ये भेजा, मतलब इसकी घोषणा की जानी है। और ये मिशन जो है, ये अंतरिक्ष यान जो है वो क्षुद्र ग्रहों के बारे में जो है वो पता लगाने के लिए जाएगा। और क्षुद्र ग्रह पर जाने में ये क्या होगा, ये सहायक होगा, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग करेगा। और ये यान जो है वो पृथ्वी से 2 बार उड़ान भरेगा। लूसी मिशन क्या है, इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों लूसी मिशन जो है, आप जुपिटर जान रहे हैं, बृहस्पति ग्रह जान रहे हैं, और बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ आपको ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, इनका
अन्वेषण करने के लिए, इनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नासा के द्वारा जो है ये मिशन जो है वो भेजा जाने वाला है, और ये अभी तक का पहला मिशन है। यह मिशन जो है वो सौर ऊर्जा से जो है इसका संचालन होगा, और इस मिशन को पूरा होने में 12 वर्ष का जो है या उससे अधिक का जो है वो समय लगेगा। इस दौरान यह अंतरिक्षयान युवा सौर मंडल के बारे में जो है वो जानकारी भी हासिल करेगा, और 3 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करते हुए 8 क्षुद्र ग्रहों के का भी ये दौरा करेगा। इस मिशन का उद्देश्य जो है ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के जो समूह है, अभी हम लोग इमेज के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे, तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का जो समूह है इसमें शामिल विविध क्षुद्र ग्रहों को की संरचना को समझने, क्षुद्र ग्रहों के द्रव्यमान और घनत्व को निर्धारित करने, और ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के रिंगों को देखने में और इसके अध्ययन को, डिजाइन को जानने में ये मदद करेगा। ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर आप दिख रहा है। ठीक है, इसका भी आप चाहें तो इमेज ले सकते हैं। तो इसका जो है वो अध्ययन करने में जो है ये हेल्प करेगा। ठीक है ना, इसका अध्ययन करने में जो है ठीक है, तो इसी का अध्ययन करने के लिए जो है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए जो है ये आपका भेजा जा रहा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकर शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना, तो इसी का अध्ययन करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह क्या है? तो दोस्तों जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना, ये सौर मंडल के का जब निर्माण हो रहा था तो माना जा रहा है कि जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था उस समय की ये प्रारंभिक जो है अवशेष हैं, और इनका अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को ये पता चल पाएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, और वर्तमान में इसका स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है। तो कुल मिलाकर आपका जो ब्रह्मांड है उसके निर्माण के बारे में जो है इससे जानने को जो है वो मदद मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि क्षुद्र, ऋषभ सिंह कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा, अब मैंने व्हाइट से कर दिया ऋषभ, दिख जाएगा। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि ये जो क्षुद्र ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो लगभग 4 अरब साल पहले जो है वो सौर मंडल के निर्माण के साथ साथ इसकी उत्पत्ति हुई, और ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का जो निर्माण है उनके पदार्थों से हुआ है, जिससे सौर मंडल के अन्य ग्रह जो हैं वो बने हुए हैं। ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये मेन एस्टेरॉयड बेल्ट दिख रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि जुपिटर और मार्स के बीच में आप क्या जानते हैं, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है ना। ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। ठीक है ना, जिसमें क्षुद्र ग्रह जो है वो आपके इसके बीच में घूमते रहते हैं। ठीक है, इसी पे अगर हम बात करें तो जो जुपिटर का आपका जो पाथ है, इसी जुपिटर के पाथ पर क्या है, ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो है वो चलते हैं। इसी का जो है वो अध्ययन करने के लिए जो है ये भेजा जा रहा है। ठीक है ना, ये नासा का जो लूसी मिशन है वो 12 या उससे अधिक साल का आपका समय लेगा, जो कि इस मिशन के बारे में जानकारी देगा। अब दिख रहा है ना, सभी को क्लियर है? ठीक है ना, अब दिख रहा है ना, इसका भी एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। ठीक है ना, इसका भी एक स्क्रीन शॉट जो है ले लीजिए। ठीक है ना, मिशन का नाम क्या है, लूसी मिशन। ठीक है, मिशन का नाम क्या है, लूसी मिशन। है ना, अब सभी को दिख रहा है ना। चलिए, तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, ठीक है, चलिए थोड़ी सी ये जानकारी, उसके बाद अगले प्रश्नों, अगला जो टॉपिक है उस पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर। अच्छा, 11 बजे जो है वो आपके ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन आएगा। उसके लिए जहां आप लोग मैसेज कर रहे हैं उस पर देखिए लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम स्पेशल क्लास लिंक दिया है, तो वहां से आप क्या करते हैं, स्पेशल क्लास लिंक पर आप जा सकते हैं।
ठीक है, उसके लिए जो आपको अनलॉक कोड यूज करने के लिए मांगेगा, वो अनलॉक कोड आप अनूप 10 अनलॉक कोड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उस सेशन को देख सकते हैं। फ्री है, कोई भी पेमेंट नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। स्पेशल क्लास लिंक जहां आप कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट बॉक्स के ऊपर आपको दिख रहा होगा लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के आगे, वहीं से आप क्लिक कीजिएगा। आपको सीधे वो क्या करेगा, उस लिंक के माध्यम से 11 बजे से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वहां लेकर चले जाएगा। तो अभी भी जब तक मैं ये समझा रहा हूं तब तक जिन स्टूडेंट्स को करना है वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इस समय आप जुड़े हैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी अनअकैडमी के, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो गूगल के प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज गोल में जाके आपको यूपी पीएससी जो है वो सर्च करना है, और यूपी पीएससी सर्च करने के बाद आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, अनूप उपाध्याय नाम से आप क्या कर सकते हैं, मुझे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या होगा कि जो भी मेरी क्लासेस हैं, इन सारी क्लासेस के बारे में आपको समय रहते जो है वो जानकारी मिल जाएगी, आप ये क्लासेस कर सकते हैं। मैंने कहा इसके लिए एक अनलॉक कोड आपको यूज करना होता है, जिस अनलॉक कोड के माध्यम से आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। तो जैसे मेरा कोड जो है अनूप 10, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अनलॉक करके फ्री क्लासेस जो है वो देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसी कोड के माध्यम से जब आपको एडमिशन लेना होगा, चाहे किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से क्लास करने की। आप एसेस कर सकते हैं बेस्ट मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक कैलेंडर्स आपके हैं, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड क्विजेस आप कर सकते हैं, इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन और मास्टर क्लासेस जो है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी में जो फीचर जुड़ चुका है, जैसे फीचर जो आपका जुड़ा है वो क्या है, रेज हैंड का फीचर जुड़ा है। आप मान लीजिए प्लस की क्लास कर रहे हैं और आपको अपनी क्लास में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में आपको क्या होता है कि जब आपको समस्या आती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं और आपके एजुकेटर आपको जवाब देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन से भी बेहतर ऑनलाइन में क्या आ गया है, रेज हैंड ऑप्शन। आप जैसे ही हाथ उठाएंगे, आपके एजुकेटर जो हैं आपके कॉल, क्योंकि वो आप जैसे रेज हैंड कर रहे हैं मतलब आप अपने एजुकेटर को कॉल कर दिए हैं, उनके मोबाइल उनके सिस्टम पे जो है वो आपका कॉल जा चुका है, वो कॉल पिक करेंगे और आप अपने प्रश्न जो हैं वो उनसे ऑडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे फोन पे आप कॉल करके बात करते हैं, वैसे ही रेज हैंड में आप क्या करेंगे, बात कर सकते हैं। और ये जो है काफी बेहतर है आपके ऑफलाइन मोड से, ठीक है ना। और आप अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ लाइव क्लास में क्या कर सकते हैं, बात करके अपने जो भी डाउट्स हैं उसी समय क्लियर कर सकते हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों ये चल रहा है, इसका डेट 10 तारीख से बढ़कर 12 और 13 अक्टूबर तक हो चुका है। यानी कि 12 और 13 अक्टूबर तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि आज तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। कोड क्या यूज करना है, ANUP10 अनूप 10। किसमें, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के कोर्स में। फ्री मिनी कोर्सेस है, मार्गदर्शन आरओ जो कि 10 और 11 अक्टूबर को चल रहा है, सफलता सीरीज 11, 12, 13 अक्टूबर को चल रहा है। बैच कोर्स के बारे में बात करें तो ये मेंस ऑप्शनल बैच चल रहा है। उन्नति के नाम से एक बैच जो है 11 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य यूपी पीएससी को ध्यान में रखते हुए एक बैच जो है वो 13 अक्टूबर से यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेरी क्लासेस वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो है वो कल से यानी कि 14 अक्टूबर शाम 7 बजे से स्टार्ट होगी। और ये क्लासेस जो हैं वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये क्लासेस आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए आप फटाफट अनअकैडमी का अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड यूज करना है अनूप 10 का, जिससे कि आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे लाभ मिल सके। इसके अलावा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपी पीएससी अपर
लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, बी और ऑप्शनल कोर्स का आपको लाभ मिलेगा। फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 24 महीने का जो फी है वो 13,600 रुपए है। 12 महीने का फी जो है वो 9,350 है। 6 महीने का फी जो है वो 7,650 है। 3 महीने का फी जो है वो 4,250 और 1 महीने का फी जो है वो 1,700 रुपए है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, क्या, अनोप 10, ठीक है ना, क्या कोड यूज करोगे, ANUP10, वैसे ही आपको 24 महीने की फी जो है वो 12,240, 12 महीने की 8,415, 6 महीने की 6,885, 3 महीने के 3,825 और 1 महीने की 1,530 रुपए पड़ जाएंगे। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जिसमें आप घर बैठे बैठे बिहार पीएससी और यूपी पीएससी की तैयारी एक साथ अनअकैडमी पे कर सकते हैं, जिसपे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिलेंगे। दोनों का कॉम्बो फी जो है 6 महीने का 7,960 और 12 महीने का 10,620 है। लेकिन जैसे ही कोड यूज करोगे अनोप 10, यहाँ भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बक्स बॉन्टे दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लगे कि किसी भी क्लास में आपके किसी भी एजुकेटर के द्वारा कोई भी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जिससे कि आपके धार्मिक, जातीय या आपकी लैंगिक भावनाओं को आहत हो रहा है, या टीचर कुछ ऐसा चीज पढ़ा रहा है जो कि आपको लगता है कि वो कंटेंट गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो पे क्लेम कर सकते हैं और अनअकैडमी जो है आपको उसके लिए, अगर आपका क्लेम सही हो तो आपको प्राइज भी देगा। ठीक है, ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी। आज स्पेशल सेशन, 2 स्पेशल सेशन है। एक सुबह 11 बजे जो है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए सुबह 11 बजे। रात को 9 बजे जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एमसीक्यू पे हम बात करेंगे, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको मैंने बताया है कोड इसके लिए क्या यूज करना है। ठीक है, अगर पहले से भी आप क्लासेस कर रहे हैं तो भी आप क्लास कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी पैसा इसका नहीं लगेगा। चलिए अगले न्यूज पर आते हैं। अगला न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है। नोबेल प्राइज 2021 इकोनॉमिक्स अवॉर्डेड टू डेविड कार्ड, जोशुआ और एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड ग्युआडो इम्बेंस। ठीक है ना, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस सेड दैट द थ्री हैव कंप्लीटली रीशेप्ड एम्पिरिकल वर्क इन द इकोनॉमिक्स साइंस। तो अर्थशास्त्र का जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है, इसका आधा हिस्सा जो है वो कनाडा के जन्मे डेविड कार्ड को दिया गया है, और दूसरा आधा हिस्सा जो है वो इजराइल और अमेरिका के जोशुआ डी एंग्रिस्ट तथा डच अमेरिकी गुडो डब्ल्यू इवेंट्स को संयुक्त रूप से जो है वो प्रदान किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो नोबेल प्राइज है वो 50, ठीक है ना, 25 और 25 पर है। ठीक है ना, आधा किसको मिला है, आधा ये नोबेल प्राइज मिला है डेविड कार्ड को। ठीक है ना, डेबिट कार्ड जो है वो 50% लेके हैं। ठीक है, बचा 25% जो है वो बचे दो आपके जो हैं, एक जो है आपके हैं, क्या है, जोशुआ डू एंग्रिस्ट, और दूसरे हैं आपके गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। इनको जो है वो आपका ये नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। ठीक है ना, डेविड को जो नोबेल प्राइज मिला है, जो डेविड कार्ड हैं जो कि कनाडा के जन्मे हुए हैं, उनका श्रम अर्थशास्त्र में जो अनुभव है, उस अनुभव के योगदान के लिए जो है उन्हें यह नोबेल प्राइज दिया गया है। जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुडो डब्ल्यू इवेंस को जो है आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण और उनके पद्धतिगत योगदान के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया है गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है वो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को नीलामी सिद्धांत में सुधार तथा नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए जो है वो प्रदान किया गया था। दोस्तों, नोबेल के बारे में अगर हम बात करें तो अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, ये अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि 1968 में उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था। ये आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, या इसके ऊपर हम स्टार बना देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है या नोट कर लीजिए ये, कि जैसे कि बाकी सारे नोवेल जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत जो है उसके हिसाब से दिया जाता है, लेकिन ये जो नोवेल है यानी कि अर्थशास्त्र का जो नोवेल है, ये उनके वसीयत के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी स्मृति में अगर हम बात करें तो स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया है। इनके योगदानों के बारे में बात करें दोस्तों, तो डेविड कार्ड ने जो योगदान दिया, उन्होंने क्या विश्लेषण किया, उन्होंने न्यूनतम मजदूरी, अप्रवासन और शिक्षा श्रम जैसे बाजार
को कैसे ये प्रभावित करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात किया। खासकर आपने देखा कि लॉकडाउन कोविड के समय जो है पूरा विश्व जो है इस चीजों से जूझ रहा था। इसी समय इन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों पे बात किया कि कैसे न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए, अप्रवासन यानी कि माइग्रेशन की जो समस्या वो क्या है, और शिक्षा श्रम क्या है, और ये किस प्रकार से बाजार को प्रभावित करती है। ठीक है ना। इन शोध का जो महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष इन्होंने निकाला, किसने, डेविड ने, तो इन्होंने इस निष्कर्ष में यह कहा कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने से यह जरूरी नहीं कि नौकरियां जो है वो कम हो जाएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इससे यह समझ लेना चाहिए कि जो लोग किसी देश में पैदा हुए हैं और वो एक नए अप्रवास से लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि लोग पहले समय से अप्रवासन कर चुके हैं, वे नकारात्मक रूप से प्रभावित होने का जोखिम उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसने श्रम बाजार में छात्रों के भविष्य को आकार देने के स्कूल में उपलब्ध संसाधनों की भूमिका पर भी जो अपनी बात की। जोशुआ एंग्रिस्ट और गुडो इम्बेंस ने जो शोध किया, वो शोध क्या था, उनका शोध जो है वो उपकरण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए जो है वो पुरस्कृत किया गया, और उनके काम ने प्रदर्शित किया कि प्राकृतिक अनुप्रयोगों के कारण से प्रभाव के बारे में सटीक जो है वो निष्कर्ष निकाला गया। नोबेल पुरस्कार 2021 में किन किन क्षेत्र में किसको किसको दिया गया, इस पर एक बार हम लोग एक नजर डाल देते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बेंजामिन लिस्ट और WDC मैकलिन को यह पुरस्कार मिला, और इन्होंने अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ विधि निर्मित किया, जिसका उपयोग दवाओं और कीटनाशकों सहित यौगिकों को बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो भौतिकी का नोबेल जो है वो सेक्यूरो बनाबो को, और अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसकी आपको जो है शॉर्ट नोट के रूप में जो है इसका कैसे रिवीजन करें, तो इसके लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको रिवीजन करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रसायन के क्षेत्र में जो योगदान जो नोबेल प्राइज मिला वो किस लिए मिला, भौतिक के क्षेत्र में मिला तो क्या काम था। ठीक है। तो भौतिक के क्षेत्र में शक्यूरो मनाबो, क्लास हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी 3 लोगों को मिला, ये जटिल भौतिक प्रणालियों को समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अडेमन पाटाउपुटियन को जो है ये आविष्कार मिला, और इन्होंने सोमाटोसन यानी आंख, कान और त्वचा जैसे विशेष अंगों की देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता पर यह केंद्रित था। शांति का पुरस्कार जो है मारिया रसा और दिमित्री मुरातोव को जो मिला है, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उनके प्रयासों के प्रदान करने के लिए लोकतंत्र स्थायी शांति के लिए जो है ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, जिन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों के बीच, महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग हेतु अडिग और करुणा में पैठ जो है बनाई अपनी। अर्थशास्त्र जो है जिस पर भी हमने बात किया, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गोइडो एडम्स को मिला मजदूरी नौकरी पर शोध करने के लिए। ठीक है। अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर, यह न्यूज है पाकिस्तान से। दोस्तों द हिंदू का यह न्यूज है, और न्यूज है अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान जिनको कि पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो है गुजर चुके हैं। इन पर न्यूज है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। तो पाकिस्तान के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो है, इनका निधन हुआ है, और इन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है। और इनका महत्व इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो यही कार्यक्रम लाके पाकिस्तान को, मतलब अगर हम बात कहें तो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में इतनी तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर क्षेत्र में भारत की बराबरी करना जो है वो शुरू कर दिया गया, भारत की बराबरी है। और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम कार्यक्रम के जनक या परमाणु नायक के रूप में या इनकी संज्ञा जो है वो दी जाती है। ठीक है। पश्चिमी देशों के द्वारा अब तक सबसे बड़े परमाणु प्रशासक के रूप में अगर हम बात करें तो इन्हें संबोधित करते हुए इनकी कई बार आलोचना भी की गई है कि ये क्या कर रहे हैं कि परमाणु के क्षेत्र में बहुत तेज से परमाणु का प्रसार कर रहे हैं, इसकी आलोचना भी की गई है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के बारे में बात करें दोस्तों तो 1975 में जर्मन डच अनुवादक के रूप में एक यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी हॉलैंड में ये काम करने के दौरान अब्दुल कादिर खान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जुल्फिकार अली भुट्टो को अपनी सेवाओं की पेशकश की थी, जो चाहते थे कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो सफलतापूर्वक शुरू किया जा सके। इसके पश्चात उन्होंने पाकिस्तान में सेंट्रीफ्यूज हेतु पहला ब्लूप्रिंट प्रदान किया, जिससे देश में यूरेनियम संवर्धन का मार्ग जो है प्रशस्त हो सकता है।
1976 में वो पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के परमाणु हथियार आपका प्रयास कार्यक्रम में जो है शामिल हो गए। एक डच न्यायालय ने उन्हें चोरी के लिए भी दोषी ठहराया था। इसके अलावा उन्होंने उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया सहित कई देशों के परमाणु बम संबंधी सूचनाओं की तस्करी भी की थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर हाउस अरेस्ट भी किया गया था। उनके योगदान के कारण ही 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो किया था। पाकिस्तान के द्वारा उन्हें निशाने इम्तियाज यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, ठीक है, तो ये आपको इनको प्रदान किया गया। और मोहसिन ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का हितैषी की उपाधि है, इससे जो है सम्मानित किया गया। भारत के परमाणु परीक्षण और परमाणु सिद्धांत के विषय में अगर हम बात करें तो वर्ष 1965 में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत शामिल हुआ तो इन शामिल देशों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग के समक्ष परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव किया। और इस में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहला परमाणु प्रौद्योगिकी को हस्तांतरण पर प्रतिबंध, दूसरा गैर परमाणु देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध, तीसरा गैर परमाणु राज्यों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, परमाणु परीक्षण पर परमाणु निशस्त्रीकरण प्रबंध। 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के कोडनेम से पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 1998 में पोखरण 2 श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में 5 परीक्षण किए और इन परीक्षण के सामूहिक रूप से ऑपरेशन शक्ति की संज्ञा दी गई। ऑपरेशन शक्ति जो है इसका नाम दिया गया। 2003 में भारत ने नो फर्स्ट यूज के अपने परमाणु सिद्धांत को अपनाया, यानी कि इसने कहा कि भारत अपने क्षेत्र पर परमाणु हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई परमाणु हथियार के इस्तेमाल से नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो जिनके पास अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, तो उन्हीं के खिलाफ, जिनके ऊपर नहीं है उनके खिलाफ जो है वो क्या करेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा। ठीक है, भारत के पास अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के पास पिछले वर्ष की शुरुआत में लगभग 150 जो कि एक अनुमान है कि परमाणु हथियार है, और 2021 की शुरुआत में अगर हम बात करें तो भारत के पास इनकी संख्या बढ़कर 156 के आसपास हो गई थी। लेकिन भाई अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो है वो भारत से अधिक 165 जो है वो परमाणु हथियार है, और ये रिपोर्ट जो है वो सिपरी की ईयरबुक 2021 में जो है वो जारी की गई। पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज नीति का कहीं से भी नहीं अपनाया, लेकिन भारत ने इस नीति को अपनाया है। ठीक है, और भारत को जो है या विश्व को अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम है उसके बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ये रहा आपका आज का करंट अफेयर्स का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, अगर इसको आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिए। कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लास के बारे में आपको लाभ मिल सके। अगली मुलाकात 11 बजे हमारी होगी, जहां हम ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो क्लास में स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो मैसेज बॉक्स देख रहे हैं उसके ऊपर लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम स्पेशल क्लास लिंक है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे 11 बजे क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लिया है तो उस ऐप के थ्रू आप जा सकते हैं, नहीं किया तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप अनअकैडमी का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपसे अनलॉक कोड मांगेगा। आपको अनलॉक कोड क्या डालना है, अनूप 10 जैसे डालेंगे तो आपके लिए क्लासेज जो है वो फ्री हो जाएंगी। आप फ्री में वो सारी क्लासेज जो है वो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।